हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बात की थी। आज हम लोग हाइजेंस की वेव थ्योरी और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हाइजेंस ने हमें बताया कि लाइट वेव नेचर की होती है, यानी कि लाइट एक वेव की तरह है। चलिए अगर हम मान भी लें कि लाइट एक वेव है, तो वह किस चीज़ की बनी हुई वेव है। जैसे कि अगर हम पानी की वेव्स मानते हैं कि पानी वेव्स होती हैं, तो वो पानी के पार्टिकल से बनी होती हैं। हवा में जो वेव्स होती हैं, जो हम बोलते हैं, वो हवा के वाइब्रेशन से मिलकर बनती हैं। तो लाइट अगर वेव है तो वह किस चीज़ की मिलकर बनी हुई है। तो हाइजेंस का कहना था कि जिस प्रकार पानी की वेव्स पानी से मिलकर बनी हुई हैं, हवा की वेव्स हवा से मिलकर बनी हुई हैं, वैसे ही लाइट की वेव्स लाइट से मिलकर बनी होनी चाहिए। लेकिन लाइट खुद क्या होती है, यह तो हमें नहीं पता। तो लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल की थ्योरी सामने आई। ये थ्योरी क्या थी, आइए जानते हैं। मैक्सवेल ने सबसे पहले चार्ज के बारे में स्टडी की। उन्होंने बताया कि अगर किसी पॉइंट पर चार्ज लगा हुआ है तो वह अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन वही चार्ज चल रहा हो, यानी कि मूव कर रहा हो, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। लेकिन अगर इस मूविंग चार्ज की स्पीड को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि एक्सेलरेट कर दिया जाए, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म होता है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैक्सवेल का ये कहना था कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेशन होता है, तो उसके कारण एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसका इफेक्ट कम या ज़्यादा होता रहता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिसकी वैल्यू में वेरिएशन होते रहते हैं, यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको प्रूव करने के लिए मैक्सवेल ने 4 फेमस इक्वेशन दे दिए हैं। इनको मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। जब मैक्सवेल ने आगे फर्दर कैलकुलेशन किए तो उन्हें पता चला कि इन वेव्स का मास नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एनर्जी होती है और इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन हमारे नेचर में ऐसी काफ़ी सारी वेव्स हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते थे। लेकिन मैक्सवेल की इस थ्योरी के बाद हमने उन सारी वेव्स का एक क्लासिफिकेशन कर दिया और इन सारे वेव्स को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दे दिया गया। जैसे कि एक्स रेज, जिसके बारे में हम पहले से जानते थे। जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे निकलने वाली हीट वेव्स, हमारे रेडियो में यूज़ होने वाली रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स हमारे नेचर में होती हैं। हम पहले इनकी अलग अलग स्टडी करते थे। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्लासिफिकेशन हुआ तो इन सारी वेव्स को कंबाइन कर दिया गया। भले ही इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सेम भी होती हैं, जैसे कि इनकी स्पीड। तो इन सारी वेव्स को एक कैटेगरी में रखा गया और ये सारी बनती कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेडिएशन से। तो ये थी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी। अब जब लाइट की फर्दर स्टडी की गई तो देखा गया कि लाइट की स्पीड भी वही स्पीड आती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती हैं, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब लाइट को भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में रखा गया, जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। तो इस प्रकार से हाइजेंस की वेव थ्योरी को मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने सपोर्ट किया, क्योंकि हाइजेंस कहते थे कि लाइट एक वेव है और मैक्सवेल की थ्योरी का भी यही कहना था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट बनती कैसे है, वो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रेडिएशन से। सिंस लाइट एक वेव है, इसलिए उसका मास भी नहीं होता। इसलिए सूरज से आने वाली रोशनी का मास तो नहीं होता, लेकिन हम उसकी एनर्जी को फील करते हैं क्योंकि वह एक वेव है। चलिए, अगर लाइट वेव के फॉर्म में होती है तो इन वेव्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो हाइजेंस ने हमें बताया कि लाइट वेव रे के फॉर्म में आगे बढ़ती है। अब ये वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, तो अगर आप कभी किसी बीच पर या किसी समुद्र के किनारे गए हों तो समुद्र में उठने वाली वेव्स हमारे पास ऐसे आती हैं जैसे कि कोई पानी की दीवार हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल इसी तरह वेव फ्रंट भी होती है। इन वेव्स के पास एनर्जी भी होती है, जिसकी जैसे कि पानी की वेव्स के पास होती हैं। हो सकता है वो वेव्स को गिरा दे, क्योंकि इन वेव्स के पास एनर्जी होती है।
अगर हम किसी तालाब में पत्थर को फेंकें तो वेव्स डेवलप होती हैं, और अगर उस तालाब में वेव्स डेवलप होने के बाद हम कोई बॉल को फेंकें तो हम देखते हैं कि बॉल ऊपर और नीचे हो रही है। जिस समय वो ऊपर होती है उस समय वेव का क्रेस्ट होता है, और जिस समय बॉल नीचे होती है उसको ट्रफ बोलते हैं। जब बॉल क्रेस्ट पर होती है तो उसका कोई फेस होता है, और जब बॉल ट्रफ पे होती है तो उसका कोई फेस होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम लाइट की वेव के बारे में बात करते हैं तो उसके भी कुछ फेस होते हैं, और अगर हम सारे फेस जो कि सेम टाइम के हैं उनको मिला दें तो हमें वेव फ्रंट मिलता है। तो ये वेव फ्रंट होता है। तो इस प्रकार से हाइजेंस ने हमें बताया कि लाइट की वेव कैसे प्रोपेगेट करती है, यानी कि कैसे चलती है, वो वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है। अब दूसरा हाइजेंस ने हमें बताया कि जब भी लाइट की वेव हमारे आँख के अंदर रेटिना को हिट करती है तो हमारी आँख में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और वो पोटेंशियल ब्रेन में जाता है, जिसके कारण हमारी ब्रेन में एक इमेज बनती है और हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमको कोई चीज़ दिखती है। ये हाइजेंस की थ्योरी का कहना था। हाइजेंस ने हमें बताया कि अलग अलग कलर इसलिए होते हैं क्योंकि लाइट की अलग अलग वेवलेंथ भी होती हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था कि अगर लाइट वेव है तो वह प्रोपेगेट किस प्रकार करती है, यानी कि किस मीडियम में चलती है, क्योंकि वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट किस मीडियम में चलती है, ये सवाल देना अभी भी बाकी था। तो इस पर हाइजेंस का कहना था कि इस पूरे यूनिवर्स में एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसको ईथर बोलते हैं। ये ईथर पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। जैसे जब सन से लाइट निकलती है तो वो इस ईथर को वाइब्रेट करता है, जिसके कारण लाइट हमारे पृथ्वी तक आ पाती है। तो इस पर सवाल उठाया गया कि अगर ये ईथर होता है तो हमको दिखता क्यों नहीं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम ईथर को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ईथर पूरे यूनिवर्स में है, और हम इस यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। तो हम ईथर को जब देख सकते हैं तब देख सकते हैं जब यूनिवर्स के हम बाहर जा पाएँ। क्योंकि अगर हम पानी में हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक जगह और पानी है, लेकिन अगर हम पानी के बाहर आएँ तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पर पानी है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। वैसे ही अगर हम पृथ्वी का एक एग्जाम्पल लें, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हवा है या एयर है, लेकिन हम उसको देख क्यों नहीं पाते। तो इसका जवाब आसान सा है, क्योंकि एयर पूरे पृथ्वी पर फैली हुई है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के बाहर जाएं और हम अर्थ को देखें तो हमको पूरी अर्थ पर एटमॉस्फेयर दिखेगा, गैसेस दिखेंगी, यहाँ तक कि धूल के पार्टिकल्स भी दिखेंगे। तो आखिर वो सब हैं क्या? एयर है ना। तो एयर हमको दिखती है कि नहीं दिखती? एयर हमको दिखती है, लेकिन हम उसके बाहर होंगे तब दिखेगी। उसके अंदर रहकर हम एयर को नहीं देख सकते, यानी कि हवा को नहीं देख सकते। वैसे ही हाइजेंस ने हमको बताया कि हम इस ब्रह्मांड में रहकर ईथर को नहीं देख सकते। ईथर को देखना है तो हमें इस यूनिवर्स के बाहर जाना होगा। इसलिए उन्होंने इसको हाइपोथेटिकल मीडियम नाम दिया, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस का प्रूफ उनके पास नहीं था। यह सब उनका सोचना था।